हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में सर हम स्टडी करेंगे हमारा चैप्टर जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो अब आप क्या करें, अपने रजिस्टर में हेडिंग लिखें सर चैप्टर जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो चलिए अब हम हमारा ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। अगर मैं कहूँ ना, इस चैप्टर में हमने 4 कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं। कौन कौन से सर? एक है हमारा कॉन्सेप्ट क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, दूसरा है हमारा कॉन्सेप्ट क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तीसरा है हमारा कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट। ठीक है जी। फोर्थ है हमारा क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है जी। अगर मैं कहूँ ना, इस चैप्टर में हमने 4 कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं। सर ये होते क्या हैं, जब हम स्टडी करेंगे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके चलूँगा, लेकिन यहाँ पे सर ये सुन लो कि हमने इस चैप्टर में स्टडी क्या करना है। ठीक है जी। तो हमने इस चैप्टर में 4 कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं। एक है हमारा क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, दूसरा है सर हमारा क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, तीसरा है हमारा कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी अमाउंट, फोर्थ है हमारा क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है जी। तो हमने इस चैप्टर में 4 कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं। ये है क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा जब भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हमने इस चैप्टर में स्टडी क्या करना है। ठीक है सर। अगर मैं इसमें भी कहूँ, सबसे ज़्यादा जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट हैं वो ये 2 हैं, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा है क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। सबसे ज़्यादा वर्किंग हम इनके ऊपर ही करेंगे। ये इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा 2 मेन कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है जी। हमने इस चैप्टर में चारों कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं, लेकिन इन चारों में भी ये 2 सबसे ज़्यादा मेन है। हम सबसे ज़्यादा वर्किंग इसी के ऊपर करेंगे। ठीक है सर। अब मैंने आपको बता दिया कि हम इस चैप्टर में स्टडी क्या क्या करेंगे। ठीक है सर। सो अब यहाँ पे सर एक काम करें, अब आप लिखें इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स। अब आप लिखें सर इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स, अपने रजिस्टर में हेडिंग लिखें सर बेसिक पॉइंट्स, और उसमें क्या करें, फर्स्ट बेसिक पॉइंट पे लिख लें क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, सेकंड बेसिक पॉइंट पे लिख लें सर क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो अब क्या करो, आप अपने रजिस्टर में हेडिंग लिखो सर इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स, हेडिंग लिखो बेसिक पॉइंट्स, और उसमें आप क्या करो, फर्स्ट बेसिक पॉइंट लिख लो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, सेकंड बेसिक पॉइंट लिख लो क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो इस चैप्टर के यही बेसिक पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे हमारे इसके बेसिक पॉइंट्स बिल्कुल कंप्लीट हैं। ठीक है सर। सो अब आप क्या करें सर, अपने रजिस्टर में लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिसका नाम है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है जी। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो अब आप अपने रजिस्टर में लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, और हम सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिसका नाम है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक सर होता क्या है और हमने इसमें करना क्या है। ठीक है जी। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, अज्यूम करो सर मेरी एक फैक्ट्री है। ठीक है जी। और मेरी फैक्ट्री में अज्यूम करो आग लग गई। ठीक है। और सर आग लगने के कारण क्या हुआ, मेरा स्टॉक जल गया। ठीक है जी। और वो स्टॉक अज्यूम करो मैंने ना इंश्योर करवाया हुआ था। ठीक है जी। इंश्योर करवाया हुआ था। तो अब इंश्योरेंस कंपनी वालों को मैं सर जो क्लेम फाइल करूंगा उसको बोलते हैं क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। दोबारा बता रहा हूँ, अज्यूम करो मेरी फैक्ट्री है सर, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, और आग लगने के कारण मेरा स्टॉक जल गया, और वो स्टॉक ना मैंने इंश्योर करवाया हुआ था। ठीक है। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को जो क्लेम फाइल करूंगा उसको बोलते हैं क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ये मैंने आपको बता दिया कि क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक होता क्या है। ठीक है। अब हमने इस कॉन्सेप्ट में करना क्या है, हमने ना ये क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना सीखना है। ये है हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, आग लगने के कारण मेरा स्टॉक चल गया, और वो स्टॉक मैंने इंश्योर करवाया हुआ था। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को जो क्लेम फाइल करूंगा उसको बोलते हैं क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, और हमने इस चैप्टर में ये क्लेम कैलकुलेट करना ही सीखना है। ये है सर हमारा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक होता क्या है और हमने इसमें सर करना क्या है। हमने सिंपली अगर मैं कहूँ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना ही सीखना है, यही हमारा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। सो मैंने आपको बताया कि सर क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक के कॉन्सेप्ट में हमने करना क्या है, हमने ना क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना सीखना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है जी। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है मैं आपको ये बताता हूँ, ये एग्जांपल की हेल्प से। आपने अब कुछ भी लिखना नहीं है, जब लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा। अब आपने कुछ भी लिखना नहीं है, बस मेरे साथ साथ इसको समझते रहना, ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर मेरा करंट ईयर है 17-18, ठीक है जी, मेरा करंट ईयर है 17-18 और यहाँ पे 31 जुलाई 17 को सर अज्यूम करो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है जी। आग लगने के कारण मेरा सर स्टॉक जल गया, बिल्कुल जी। और वो स्टॉक मैंने इंश्योर करवाया हुआ था, तो वो अब मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को इसके लिए क्लेम कितना फाइल करूंगा ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखना है। क्लियर है, ये है मेरी यहाँ पे सिचुएशन, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे ये क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के सर हमारे पास ना 3 स्टेप्स हैं, ठीक है सर। पहला स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, यानी कि मेरी डेट ऑफ फायर क्या है सर 31 जुलाई 17, ये मेरी डेट ऑफ फायर है 31 जुलाई 17, ठीक है। तो 31 जुलाई 17 को सर मेरी लोकेशन ऑफ फायर क्या है, फैक्ट्री, मेरी फैक्ट्री में आग लगी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरी फैक्ट्री में कितना स्टॉक अवेलेबल था, ये हम स्टेप 1 में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा ये हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप अज्यूम कर लो सर ये मेरा 5 लाख का स्टॉक अवेलेबल था ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, यानी कि 31 जुलाई 17 को सर अज्यूम करो मेरी फैक्ट्री में 5 लाख का स्टॉक अवेलेबल था। ये कैलकुलेट कैसे होता है ये हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये अज्यूम करके चलो कि सर 5 लाख का अवेलेबल था, ठीक है जी। ये हम यहाँ पे सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करते हैं सर अपना लॉस कितना हुआ है, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ लॉस हम ये स्टेप 2 में करते हैं। देखो मेरा डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर मेरा स्टॉक कितना अवेलेबल था 5 लाख का, यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरी फैक्ट्री में 5 लाख का स्टॉक अवेलेबल था, हमने ये अज्यूम किया है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सर ये पूरा का पूरा जला ही हो सकता है यहाँ पे कुछ स्टॉक बच गया। अज्यूम करो सर 50,000 का स्टॉक ऐसा है जो कि बच गया, जो कि सर जला ही नहीं है। तो मेरा यहाँ पे लॉस कितना हुआ है 4,50,000। तो ये 4,50,000 का जो यहाँ पे लॉस है ये हम स्टेप 2 में कैलकुलेट करते हैं कि सर हमारा लॉस कितना हुआ है, यानी कि स्टेप 2 में हम कैलकुलेशन ऑफ लॉस करते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 में सर हम कैलकुलेशन ऑफ क्लेम करते हैं, यानी कि 4,50,000 के अकॉर्डिंगली हमारा क्लेम कितना बनता है जो कि हम इंश्योरेंस कंपनी वालों को फाइल करेंगे, वो हम स्टेप 3 में कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के 3 स्टेप्स हैं सर। क्या क्या? फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, ठीक है जी। स्टेप 2 में हम कैलकुलेशन ऑफ लॉस करते हैं और स्टेप 3 में जाके हम कैलकुलेशन ऑफ क्लेम करते हैं। तो ये है हमारे पास 3 स्टेप्स क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के, ठीक है सर। मैंने आपको बताया कि सर क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमारा सर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। दूसरा स्टेप है हमारा सर कैलकुलेशन ऑफ लॉस और तीसरा स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, ठीक है जी। अगर मैं आपको कहूँ ना इन तीनों में ये सेकंड और थर्ड जो स्टेप्स हैं ये तो सर सिंपल हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर ये है हमारा सर मेन स्टेप। सबसे ज़्यादा वर्किंग हमने इसी के ऊपर करनी है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं और वो एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करना अच्छे से सिखा दूंगा। हम यहाँ पे एग्जांपल में डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करेंगे और उसमें हम ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करना सीखेंगे, बिकॉज ये हमारा मेन स्टेप है और सबसे ज़्यादा वर्किंग हमने इसी के ऊपर करनी है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है सर। अब हम स्टार्ट करते हैं सर ये वाली एग्जांपल। अब आपने ये सर बिल्कुल लिखनी है, मेरे साथ साथ ये लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहले ये एग्जांपल क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। यहाँ पे मेरा जो करंट ईयर है वो है 17-18, ठीक है जी। 1/4/17 से लेकर 31 मार्च 18, ठीक है। और यहाँ पे 31 जुलाई 17 है सर मेरी डेट ऑफ फायर, यानी कि यहाँ पे 31 जुलाई 17 को अज्यूम करो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। और हमने यहाँ पे करना क्या था, 31 जुलाई 17 को मेरी फैक्ट्री में स्टॉक कितना अवेलेबल था, यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करना हमने यहाँ पे सीखना है, ये हमारा यहाँ पे काम है। क्लियर है, ठीक है जी। अब मेरी बात यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए सर हम क्या करते हैं, हम ना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन,
ठीक है जी। और फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पे जो हमारे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस से फिगर निकल के आता है वही होता है हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। क्लियर है, ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पे जो हमारे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर निकल के आता है वही होता है हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, ठीक है जी। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या है सर, 14/17, डेट ऑफ फायर क्या है 31 जुलाई 17। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर यानी कि 14/17 से लेकर 31 जुलाई 17 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, इस गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, ठीक है जी। इसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पे जो मेरे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस से फिगर निकल के आएगा वही होगा मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। क्लियर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखो मैंने ये प्रिपेयर किया हुआ है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 14/17 यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर यानी कि 31 जुलाई 17, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 50,000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे परचेजेस गिवन है 14/17 से लेकर 31 जुलाई 17 यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर तक की मुझे यहाँ पे परचेजेस गिवन है, ये सेल गिवन है और मुझे यही चाहिए क्योंकि मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ फ्रॉम 14/17 टू द 31 जुलाई 17 यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, और मुझे यही परचेज यही सेल गिवन है और मुझे यही चाहिए। क्लियर है, ठीक है जी। परचेजेज मैंने यहाँ पे लिखी 2 परचेजेज, सेल मैंने यहाँ पे लिखी सर बाय सेल, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे जीपी रेशियो गिवन है 20% ऑन सेल्स, बिल्कुल जी। तो अगर मैं 5 लाख, ये मुझे सेल गिवन है 5 लाख, अगर मैं इसका 20% करूँ मेरे पास आ गया यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, ये मैंने यहाँ पे लिखा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया सर, सेल लिख दिया, तो मेरे पास यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस ही फिगर निकला आया 1 लाख का, और यही होगा मेरा सर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरी फैक्ट्री में ये 1 लाख का स्टॉक अवेलेबल होगा। क्लियर है, यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था, ठीक है सर। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे सर क्रक्स क्या है, मैं आपको सिंपली यहाँ पे क्रक्स करके दे रहा हूँ। देखो, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर सर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है जी। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पे जो हमारे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस से फिगर निकल के आता है यही होता है सर हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। क्लियर है, ठीक है जी। ये है यहाँ पे क्रक्स, और एक क्रक्स को यहाँ पे बिल्कुल याद रखना, ठीक है जी। और इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। अब आपके मन में मे बी एक डाउट आ सकता है, वो डाउट आपका मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। आपके मन में मे बी एक डाउट आ सकता है कि सर ये जो हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है ये बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही बनाया है जैसा हम सर सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है जी। और हमने ये प्रिपेयर बिल्कुल वैसे ही किया है, तो इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोला जाता है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है जी। जो नॉर्मल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हम नॉर्मली पूरे साल का बनाते हैं, ठीक है जी। और ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर यानी कि कुछ पीरियड का होता है, इसीलिए इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है, ठीक है जी। ये बिल्कुल प्रिपेयर वैसे ही होता है जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, लेकिन इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये कुछ पीरियड का होता है। और जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो सर हम जनरली पूरे साल का बनाते हैं। क्लियर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके मन में मे बी डाउट आ सकता कि इसको सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोला जाता है, वो मैंने आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है और हमारी ये वाली एग्जांपल सर बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली एग्जांपल। तो मेरे साथ साथ अब आप ये एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें, ठीक है सर। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जांपल है क्या। देखो यहाँ पे मेरा करंट ईयर है 17-18 और यहाँ पे 31 जुलाई 17 को सर मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है जी। तो जिस दिन आग लगी यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरी फैक्ट्री में स्टॉक कितना अवेलेबल था ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यानी कि हमने कैलकुलेट करना है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर।
क्लियर है, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि सर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पे जो हमारे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस से फिगर निकल के आता है वही होता है हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, ठीक है जी। तो ये मेरी यहाँ पे एग्जांपल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि 14/17 से लेके 31 जुलाई 17, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर तक, ठीक है जी। और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसकी हेल्प से और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पे जो हमारे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस से फिगर निकल जाएगा वही होगा हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। क्लियर है, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/4/17 टू 31 जुलाई 17, यानी कि फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। इसके बाद परचेजेस, ये सारी चीज़ें मुझे गिवन है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर तक, यानी कि 1/4/17 से लेकर 31 जुलाई 17। और मुझे सारी चीज़ें इसी पीरियड की चाहिए क्योंकि मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे पे कर रहा हूँ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, यानी कि इसी पीरियड का, ठीक है जी। और मुझे सारी चीज़ें इसी पीरियड की गिवन है। तो मेरे पास आ गया सर परचेजेज, मैंने यहाँ पे लिखा 2 परचेजेस, ठीक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैंने यहाँ पे लिखा 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद सर यहाँ पे देखो सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये मेरे पास ना P&L की आइटम होती है और हम बना रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, हम बना रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए सर मेरे पास यहाँ पे नहीं आएंगी क्योंकि ये मेरे पास P&L की आइटम है, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। इसके बाद है मेरे पास सेल्स, ही आ गया सर मेरे पास बाय सेल्स, ठीक है। इसके बाद GP रेशो है मेरी 20% ऑन सेल्स, मेरे पास यहाँ पे आ गया सर, ये देखो 5 लाख अगर मैं 20% करूँगा 1 लाख, ये आ गया मेरे पास 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है सर। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज लिख दिया, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव लिख दिया, 2 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और सब बाय सेल्स आ गया। अब मेरे पास बाय साइड जो सर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर निकलेगा 1,99,000, यही होगा मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। क्लियर है, यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरी फैक्ट्री में 1,99,000 का स्टॉक अवेलेबल होगा, ठीक है जी। यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया और यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल सर बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है जी। सो यहाँ पे सर हमारी ये वाली एग्जांपल तो बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है जी। अब मेरी बात यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना, अगर मैं सर बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस से फिगर चाहता हूँ कि मेरा सर बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट हो गया है, तो मुझे टू साइड की सभी आइटम पे बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट पे लिखनी पड़ेंगी और बाय साइड की सभी आइटम्स पे बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट पे लिखनी पड़ेंगी, तभी मेरा बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट का कैलकुलेट होकर आएगा। क्लियर है, ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट हो गया है, तो मुझे टू साइड की सभी आइटम बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट पे लिखनी पड़ेंगी और बाय साइड की सभी आइटम बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट पे लिखनी पड़ेगी, तभी मेरा बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट का कैलकुलेट हो आएगा। सर ऐसा क्यों? देखो हम यहाँ पे ना क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये एक्यूरेट अमाउंट का कैलकुलेट हो गया है, तो हमें यहाँ पे टू साइड जितनी भी आइटम है वो सभी की सभी बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट पे लिखनी पड़ेंगी और बाय साइड की सभी आइटम बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट पे लिखनी पड़ेगी, तभी मेरा बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट का कैलकुलेट हो आएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखना। अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली एग्जांपल सर बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल, तो मेरे साथ साथ अब आप ये एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जांपल है क्या। मेरा यहाँ पे सर करंट ईयर है 17-18 और यहाँ पे 31 जुलाई 17 को सर मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे 31 जुलाई 17 को सर मेरी फैक्ट्री में स्टॉक कितना अवेलेबल था ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यानी कि हमने कैलकुलेट करना है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए सर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे पे करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे पे करने पे जो हमारे पास बाय साइड क्लोजिंग ऑफ बैलेंस फिगर निकल के आता है वही होता है हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे पे करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, यानी कि 1/4/17 से लेकर 31 जुलाई 17 तक, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। ये सारी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे करने पे जो हमारे पास बाय साइड क्लोजिंग ऑफ बैलेंस फिगर निकल के आएगा वही होगा हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर।
क्लियर है, ठीक है जी। तो ये रहा हमारे पास मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द 1/4/17 टू 31 जुलाई 17, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर। ठीक है जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। सो अब यहाँ पे सर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। देखो, एक तो हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और साथ में एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। ये जो एडजस्टमेंट है ये हम अभी रीड नहीं करेंगे, बट मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक के ऊपर हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सब परचेजेस, वेजेस और सेल, इन तीनों के ऊपर हमें एडजस्टमेंट बिल्कुल गिवन है। इसका मतलब सर इन तीनों की जो अमाउंट्स है वो एक्यूरेट नहीं है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले ना इन तीनों की एक्यूरेट अमाउंट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। फिर उन अमाउंट्स को हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे और फिर हमारे पास जो यहाँ पे बाय साइड क्लोजिंग ऑफ बैलेंस शीट फिगर निकल के आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट का होगा। क्लियर है। तो हमारा पहला काम क्या है सर, इन तीनों की एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट करना। इन तीनों में भी हम सबसे पहले सर परचेजेस की एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब हम परचेजेस की एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। सो अब हम यहाँ पे सर परचेजेस की एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट में पहली है यहाँ पे परचेजेस रिटर्न। ठीक है। अब यहाँ पे ना एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल सर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे आ जाऊँगा। देखो हम यहाँ पे बिल्कुल 11th क्लास के लेवल पे आ जाएंगे और उसकी हेल्प से यहाँ पे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट समझेंगे। क्लियर है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे परचेजेस रिटर्न 5000। ठीक है। तो अब यहाँ पे सर परचेजेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सर परचेजेस रिटर्न की एंट्री होती है परचेजेस रिटर्न टू परचेजेस। ठीक है जी, 5000। इसमें कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एंट्री तो ये होती है परचेजेस रिटर्न टू परचेजेस। ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना। ठीक है सर, ये जो परचेजेस होता है इसका कौन सा बैलेंस होता है, परचेजेस का ना डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है। अब मेरी बात ना यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सुनना, ये बिल्कुल 11th क्लास का मैटर है। ठीक है। तो अगर सर हम जनरल एंट्री पास ऑन करते हैं, ठीक है, और उस जनरल एंट्री में अगर परचेजेस का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो जिस अमाउंट से डेबिट हो रहा है उस अमाउंट को हम यहाँ पे 2,50,000 में ऐड करेंगे। सर ऐसा क्यों, बिकॉज परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है जी। सिमिलरली अगर किसी जनरल एंट्री में सर हमारा परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो जिस अमाउंट से ये क्रेडिट हो रहा है तो उस अमाउंट को हम यहाँ पे 2,50,000 में से माइनस करेंगे। सर क्यों करेंगे, बिकॉज परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है। ये बिल्कुल 11th क्लास का मैटर है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है, दोबारा बता रहा हूँ। सब परचेजेस का ना डेबिट बैलेंस होता है, तो जिस एंट्री में अगर परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो उस अमाउंट से, जिस अमाउंट से डेबिट हो रहा है तो उस अमाउंट को हम यहाँ पे 2,50,000 में ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अगर किसी एंट्री में, जनरल एंट्री में हमारा सब परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो जिस अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है तो उस अमाउंट को हम यहाँ पे 2,50,000 में से माइनस कर देंगे। सर ऐसा क्यों, बिकॉज परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास है एंट्री सर परचेजेस रिटर्न, तो 5,000 की यहाँ पे परचेजेस रिटर्न है। तो इस एंट्री में देखो सर यहाँ पे परचेजेस क्रेडिट हो रहा है, अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो हम यहाँ पे 2,50,000 में से इसको माइनस करेंगे। क्लियर है, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट, ये सेकंड में है परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट। ठीक है जी। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, हमने एंट्री पास ऑन कर दी सर परचेजेस, अज्यूम करो ये प्लांट हमने कैश में परचेज किया, परचेजेस टू कैश हमने यहाँ पे एंट्री पास ऑन कर दी 25,000। बिल्कुल जी, हमने ये वाली एंट्री पास ऑन कर दी, लेकिन पास ऑन क्या होनी चाहिए थी, हमने प्लांट परचेज किया है तो एंट्री पास ऑन होनी चाहिए थी सर प्लांट टू कैश 25,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमने प्लांट परचेज किया है, लेकिन हमने एंट्री ये पास ऑन कर दी परचेजेस टू कैश, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट। ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी सर, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी प्लांट टू परचेजेस कितना सर 25,000। बिल्कुल जी 25,000, बिकॉज ये 25,000 है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो परचेजेस हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो अगर परचेजेस क्रेडिट हो रहा है तो इसको 2,50,000 में से हम माइनस करेंगे, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैंपल। ठीक है जी। हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए ही दिया होगा, तो इसकी एंट्री क्या बनती है सर, एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस 20,000। ठीक है जी। या गया मेरे पास 20,000, तो परचेजेज यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे 2,50,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, ये हमने यहाँ पे कर दिया।
ठीक है जी। इसके बाद है मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज़। तो ये हमारी ड्राइंग्स है, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग्स टू परचेजेस। कितनी है सर, ये 10,000। बिल्कुल जी, ये आ गई हमारे पास 10,000। बिल्कुल, ये हमारे पास 10,000 आ गई। तो यहाँ पे देखो परचेजेज हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम 2,50,000 में से माइनस करेंगे, तो हमने यहाँ पे 10,000 माइनस कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। अब इसके बाद है हमारे पास सर, यहाँ पे देखो हमने फोर्थ तक देख लिया, इसके बाद है फिफ्थ। ठीक है जी। परचेजेस डिड नॉट इंक्लूड ₹35,000 फॉर विच परचेज इनवॉइसेस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर बट गुड्स रिसीव्ड। हमने सर गुड्स रिसीव कर ली, बट हमने इनवॉइसेस रिसीव नहीं किए। इसका मतलब सर हमने यहाँ पे, और ये कह रहा है परचेजेस डिड नॉट इंक्लूड 35,000, और ये यहाँ पे 35,000 इसमें 2,50,000 में इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे हमने जब इनवॉइसेस रिसीव नहीं किए लेकिन गुड्स रिसीव कर ली, तो यहाँ पे हमारी ये परचेजेस होगी। तो हमने एंट्री क्या पास ऑन करनी चाहिए थी सर, परचेजेस टू। ये फ्रॉम सप्लायर है, हमने यहाँ पे अज्यूम करो पेमेंट नहीं की है, तो हमने यहाँ पे एंट्री पास ऑन होनी चाहिए थी परचेजेस टू सप्लायर। ठीक है जी, ये कितना है 35,000। बिल्कुल, ये एंट्री पास ऑन होनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री पास ऑन ही नहीं की है। क्यों, यहाँ पे क्लियरली कह रहा है परचेजेस डिड नॉट इंक्लूड 35,000, यानी कि परचेजेस में इंक्लूड नहीं है। अगर ये इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब हमने एंट्री पास ऑन ही नहीं की है। ठीक है, और ये होनी चाहिए थी क्योंकि हमने यहाँ पे गुड्स रिसीव कर ली। बिल्कुल जी, तो यहाँ पे देखो सर, ये परचेजेस हमारा डेबिट हो रहा है। अगर ये डेबिट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 35,000 ये 2,50,000 में इंक्लूड करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये हमारा परचेजेस यहाँ पे डेबिट हो रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे परचेजेस की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इन सभी को यहाँ पे एडजस्ट करके मेरे पास सर यहाँ पे आएगा 2,25,000, और ये मेरी परचेजेस की बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमने परचेजेस की एक्यूरेट अमाउंट सर कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। सो अब हम यहाँ पे सर वेजेस की एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट में हमें ये 6 देखो, वेजेस इंक्लूड प्लांट इंस्टॉलेशन वेजेस है 2,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो वेजेस होता है सर, इसका ना डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ये मैं बिल्कुल 11th क्लास की आपको चीज़ बता रहा हूँ। वेजेस का ना डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर किसी जर्नल एंट्री में हमारा सर वेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसको हम ये 8,000 में ऐड करेंगे। जिस अमाउंट से डेबिट हो रहा है उस अमाउंट को हम यहाँ पे 8,000 में ऐड करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी जर्नल एंट्री में ये सर वेजेस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो जिस अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है तो उस अमाउंट को हम ये 8,000 में से माइनस करेंगे। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना सर, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वेजेस का ना डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है वेजेस इंक्लूड प्लांट इंस्टॉलेशन वेजेस 2,000, तो हमने यहाँ पे एंट्री क्या पास ऑन की होगी, हमने यहाँ पे एंट्री पास ऑन की होगी वेजेस। अज्यूम करो ये सर कैश में पे कर दी, तो कैश यहाँ पे आ गया 2,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना ये प्लांट इंस्टॉलेशन की वेजेस है, तो यहाँ पे ये वाली एंट्री पास ऑन नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे वेजेस प्लांट में कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, तो इसकी एंट्री क्या पास ऑन होनी चाहिए थी, प्लांट टू कैश 2,000। बिल्कुल जी, ये वाली एंट्री पास ऑन होनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहाँ पे ये वाली एंट्री पास ऑन कर दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वेजेस इंक्लूड प्लांट इंस्टॉलेशन वेजेस। इसका मतलब ये हमने वेजेस में इंक्लूड कर दी, तो हमने पक्का पक्का ये वाली एंट्री पास ऑन कर दी, जबकि ये वाली एंट्री पास ऑन नहीं होनी चाहिए थी सर, ये वाली एंट्री पास ऑन होनी चाहिए थी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास ऑन करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पे क्या होगी, ये देखो प्लांट टू वेजेस 2,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो सर वेजेस हमारा क्रेडिट हो रहा है। अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो हम यहाँ पे 2,000 को ये 8,000 में से माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो ये देखो 8,000 माइनस 2,000, ये आ गया मेरे पास 6,000। ठीक है, तो ये आ गई मेरी वेजेस की एक्यूरेट अमाउंट। और यहाँ पे और हमारे पास वेजेस के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये होगी मेरे पास यहाँ पे वेजेस की एक्यूरेट अमाउंट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे वेजेस की एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट कर ली। ठीक है सर। सो अब हम यहाँ पे सेल्स की एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो एडजस्टमेंट में देखो हमारे पास ये 7th सेल्स रिटर्न गिवन है हमारे पास ये 10,000। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ये देखो सर सेल्स टू सेल्स रिटर्न 10,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं जी, इसमें तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल 11th क्लास में आपको लेके आ रहा हूँ। देखो सेल का ना क्रेडिट बैलेंस होता है। बिल्कुल, अगर किसी जर्नल एंट्री में हमारा सेल्स अकाउंट सर, हमारा सेल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो जिस अमाउंट से डेबिट हो रहा है तो उस अमाउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2,90,000 में से माइनस करेंगे। बिल्कुल जी,
क्योंकि इसका सर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर किसी जर्नल एंट्री में सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है तो जिस अमाउंट से ये क्रेडिट हो रहा है उस अमाउंट को हम यहाँ पे 2,90,000 में ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? बिकॉज सर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है जी, दोबारा बता रहा हूँ, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर किसी जर्नल एंट्री में हमारा सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उस अमाउंट से हम यहाँ पे 2,90,000 में से उस अमाउंट को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है जी, अगर किसी जर्नल एंट्री में हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो जिस अमाउंट से ये क्रेडिट हो रहा है तो उस अमाउंट को हम ये 2,90,000 में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे सर इस एंट्री में सेल टू सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे हमारा सेल्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो जिस अमाउंट से डेबिट हो रहा है तो उस अमाउंट को हम यहाँ पे 2,90,000 में से माइनस करेंगे। तो हमने देखो 2,90,000 माइनस यहाँ पे 10,000 कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो इसके बाद है सर मेरे पास यहाँ पे देखो ये सेल्स इंक्लूड्स ₹5,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो हमने ना गुड्स डिस्पैच नहीं किए, तो इसका मतलब ये हमारी सेल नहीं है, लेकिन हमने सर उसको सेल कंसीडर कर लिया, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली कह रहा है सेल्स इंक्लूड्स ₹5,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। ठीक है जी, तो हमने एंट्री क्या पास ऑन कर दी? हमने एंट्री पास ऑन कर दी, अज्यूम करो हमने क्रेडिट पे सेल की है, तो हमने एंट्री पास ऑन कर दी सर डेटर टू सेल 5,000। बिल्कुल जी, हमने ना ये एंट्री पास ऑन कर दी, जबकि सर ये एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी, बिकॉज ये हमारी सेल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास ऑन करेंगे। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी सर? इसी को रिवर्स कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा सेल्स टू डेटर्स। इसमें कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है 5,000 से। ठीक है, तो ये एंट्री मेरी पास ऑन होनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे गुड्स डिस्पैच नहीं किए, तो ये हमारी सेल ही नहीं है, तो एंट्री पास ऑन ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने पास ऑन कर दी, क्योंकि ये क्लियरली लिखा हुआ है सेल्स इंक्लूड्स ₹5,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच, यानी कि हमने इसको सेल में इंक्लूड कर दिया। तो इसका मतलब हमने एंट्री पास ऑन कर दी, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए थी। तो हमने क्या किया सर? इसको रेक्टिफाई किया, तो रेक्टिफिकेशन क्या कर दी सर? इसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया। ठीक है जी, सेल टू डेटर्स। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया 5,000, तो यहाँ पे देखो सेल्स अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट हो रहा है। अगर डेबिट हो रहा है तो हम यहाँ पे 2,90,000 में से 5,000 माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया सर 2,90,000 माइनस यहाँ पे 5,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। अब इसके बाद है मेरे पास सर यहाँ पे देखो हमने यहाँ तक वर्किंग कर ली। इसके बाद है मेरे पास ये देखो 9th, सेल्स इंक्लूड्स गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू ₹75,000। ठीक है जी, एंड नो अप्रूवल हैज़ बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया सर? 75,000 की गुड्स है, 75,000 की गुड्स है। ठीक है जी, इसमें से 2/3 का अप्रूवल आ चुका है, इसका मतलब सर 1/3 का नहीं आया, तो यहाँ पे 2/3 बन जाएगा हमारे पास 50,000। बिल्कुल जी, 50,000 की गुड्स का अप्रूवल आ चुका है, और सर 1/3 यानी कि 25,000 की गुड्स का हमारे पास अप्रूवल नहीं आया। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों के लिए एंट्री क्या पास ऑन कर दी? इसके लिए हमने एंट्री पास ऑन कर दी सर डेटर टू सेल्स। अज्यूम करो हमने यहाँ पे क्रेडिट पे सेल किया है, तो डेटर टू सेल्स यहाँ पे 50,000 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी हमने एंट्री पास ऑन कर दी सर डेटर टू सेल्स कितनी सर? यहाँ पे 25,000 से। सर ऐसा क्यों? आपको कैसे पता है कि ये एंट्री पास ऑन कर दी? क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है सेल्स इंक्लूड्स गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये सर 75,000 की यहाँ पे सेल्स में इंक्लूड है, तो हमने दोनों के लिए एंट्री पास ऑन कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है एंड नो अप्रूवल हैज़ बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1/3। ठीक है जी, इसका मतलब 2/3 का अप्रूवल आ चुका है, तो 2/3 हमारे पास 50,000 है, तो ये तो इसका तो अप्रूवल आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो हमारी सेल है। ठीक है, लेकिन जो 1/3 का अप्रूवल नहीं आया, यानी कि 25,000 की जो सेल है, ये हमारी सेल ही नहीं है, बिकॉज इसका अप्रूवल अभी नहीं आया। ठीक है, तो हमने ये एंट्री पास ऑन कर दी सर डेटो टू सेल, और ये हमारी सेल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास ऑन करेंगे। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी सर? इसी को रिवर्स कर देंगे, सेल टू डेटर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 25,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये हमारी सेल ही नहीं है, ये हमारी सेल में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसका अप्रूवल नहीं आया, तो ये हमारी सेल नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया सर? इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास ऑन कर दी, यानी कि इसी एंट्री को रिवर्स कर दिया, सेल टू डेटर हमने यहाँ पे एंट्री पास ऑन कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेल्स हमारा डेबिट हो रहा है। अगर ये डेबिट हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? 2,90,000 में से माइनस करेंगे कितना सर? 25,000। ठीक है जी, तो ये देखो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, ये हमने 25,000 माइनस कर दिया सर 2,90,000 से। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दिखाई हुई है।
ये 75,000 का 1/3 मेरे पास आ गया 25,000, ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 2,50,000 आ गया, तो ये मेरे पास यहाँ पे सेल्स की एक्यूरेट अमाउंट है, बिकॉज सेल्स के ऊपर यहाँ पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मेरी यहाँ पे सेल्स की एक्यूरेट अमाउंट आ गई। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे सर सेल्स की एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट कर ली। ठीक है सर। सो हमने यहाँ पे ये सब परचेजेस, ये वेजेस और ये सेल्स, इन सभी की हमने यहाँ पे एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी। और ये जो ओपनिंग स्टॉक तो मेरा ऑलरेडी एक्यूरेट अमाउंट पे है, बिकॉज इसको हम इसके ऊपर सर हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे पे कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ आई, यानी कि 1/4/17 से लेकर 31 जुलाई 17। ठीक है जी, हमने यहाँ पे बना लिया। तो मेरे पास टू ओपनिंग स्टॉक आ गया सर ये 50,000। ठीक है जी। इसके बाद परचेजेस की मेरे पास यहाँ पे एक्यूरेट अमाउंट क्या है, ये रही सर 2,25,000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद वेजेस की मेरे पास यहाँ पे एक्यूरेट अमाउंट क्या है, ये रही सर 6,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे सेल्स की एक्यूरेट अमाउंट क्या है सर 2,50,000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे कह रहा है जीपी रेशो है 20% ऑन सेल्स, तो मेरे पास यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर। मेरे पास सेल कितनी है 2,50,000 का 20% करूँगा 50,000, ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज लिख लिया, वेजेस लिख लिया, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया और ये सेल्स लिख लिया। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, अब इसको बहुत अच्छे से देखना। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है सर। तो अब मैं आपको यहाँ पे सर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ना गुड्स सेंड टू कंसाइनी देखते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो सर एडजस्टमेंट में ये देखो 10th कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनिंग लाइंग अनसोल्ड विद देम, यहाँ पे आ गया 10,000। ठीक है जी। तो पहले मैं आपको यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़ है क्या। अज्यूम करो सर मैंने यानी कि प्रभजोत ने 10,000 की कॉस्ट का माल अभिषेक को दिया है कि आप इसको फर्दर सेल कर देना। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रभजोत यानी कि मैं बन गया सर कंसाइनर और अभिषेक बन गया यहाँ पे कंसाइनी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो अभिषेक को मैंने दिया सर 10,000 की कॉस्ट का माल कि आप इसको फर्दर सेल कर देना, लेकिन अभिषेक इसको सेल नहीं कर पाया। ये 10,000 की कॉस्ट का माल अभी भी अभिषेक के पास पड़ा है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी लाइंग अनसोल्ड विद देम, अभी भी इनके पास सर पड़ा है। ठीक है जी, 10,000 की कॉस्ट का माल। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये स्टॉक किसका है सर, ये स्टॉक मेरा है यानी कि प्रभजोत का है। ठीक है। तो क्या मैं इसको अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा सर, बिल्कुल लिखूंगा। तो सर कहाँ पे लिखूंगा, मैं इसको बाय साइड लिखूंगा, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी करके सर किस अमाउंट पे 10,000 पे यानी कि कॉस्ट पे। क्लियर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एडजस्टमेंट भी बता दी और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी बता दी कि ये क्या चीज़ है, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी क्या चीज़ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास हम कंसाइनी को माल देते हैं और उसके पास जो अभी भी पड़ा होता है यानी कि लाइन अनसोल्ड होता है, तो वो स्टॉक तो हमारा होता है। तो हम यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करते हैं सर, बाय साइड रिकॉर्ड करते हैं, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी करके कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ये चीज़ यहाँ रखना। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं सर बाय गुड्स विद कस्टमर ये क्या चीज़ है। देखो जी, यहाँ पे देखो ये .9। ठीक है। सेल्स इंक्लूड गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू ₹75,000 एंड नो अप्रूवल हैज़ बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने 75,000 की गुड्स सोल्ड कर दी। ठीक है जी। 2/3 यानी कि 50,000 के लिए तो अप्रूवल आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारी सेल है। ठीक है। लेकिन 1/3 यानी कि 25,000 के लिए अप्रूवल नहीं आया, तो मैंने आपको बताया ये हमारी सेल नहीं है। इवन हमने यहाँ पे देखो इसको सेल में से भी माइनस किया था। बिल्कुल जी। तो यहाँ पे ये हमारी सेल नहीं है। तो सर ये है क्या, ये मेरा स्टॉक है जो कि कस्टमर्स के पास पड़ा है। ठीक है जी। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन बन गई जैसे कि मेरा यहाँ पे स्टॉक कंसाइनी के पास पड़ा था, सिमिलरली यहाँ पे भी ये मेरा सर स्टॉक है जो कि मेरे कस्टमर्स के पास पड़ा है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सिचुएशन बन गई, ये कंसाइनी की जैसे हमने यहाँ पे किया था, बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे बन गई। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में बिल्कुल लिखेंगे सर, बाय साइड लिखेंगे, बाय गुड्स विद कस्टमर्स करके। ठीक है जी। तो इसको भी हम यहाँ पे कॉस्ट पे लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये 25,000 क्या है, ये मेरा स्टॉक है जो कि मेरे कस्टमर्स के पास पड़ा है। तो इसको हम बाय साइड लिखेंगे, बाय गुड्स विद कस्टमर्स करके, लेकिन यहाँ पे हम इसको सर कॉस्ट पे लिखेंगे। बिल्कुल जी। जैसे कि हमने बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी बिल्कुल कॉस्ट पे लिखा था, यहाँ पे भी बाय गुड्स विद कस्टमर हम यहाँ पे कॉस्ट पे लिखेंगे। लेकिन मेन चीज़ सुनो, ये 25,000 सर इसकी सेल प्राइस है। या आप सर ये कैसे कह रहे हो कि ये सेल प्राइस है, बिल्कुल यहाँ पे देखो, सेल्स इंक्लूड्स गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू ₹75,000। अगर ये 75,000 सेल्स में इंक्लूड है, इसका मतलब सर यहाँ पे ये हमारे
हमारे पास 25,000 सर सेलिंग प्राइस पे है, यानी कि सेल पे है। ठीक है जी, ये सेलिंग प्राइस पे है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगी, ये देखो, बाय गुड्स बेस्ड कस्टमर हम यहाँ पे करके लिखेंगे। इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, ये रही सर 25,000 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5,000। ये क्या है, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। ये देखो यहाँ पे कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑन सेल्स। अगर मैं यहाँ पे 25,000 का 20% करूँ, मेरे पास आ गया 5,000। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि जीपी। ठीक है, तो ये है मेरे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, तो अगर मैं सेलिंग प्राइस में से जीपी माइनस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट ही आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ गया यहाँ पे 20,000 की कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास जो स्टॉक कस्टमर्स के पास पड़ा है उसकी कॉस्ट क्या है, 20,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय गुड्स विद कस्टमर्स करके, यहाँ पे सर कॉस्ट पे, और इसकी कॉस्ट क्या है 20,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारी सर ये भी चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है जी, सो यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। बाय गुड्स विद कस्टमर्स क्या है, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी क्या है। ठीक है जी, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी और हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली। सर हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस आ गया, वेजेस आ गया, सर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल्स आ गया, बाय गुड्स विद कस्टमर्स आ गया, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी आ गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर निकला है सर 51,000, और यही होगा मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरा फैक्ट्री में 51,000 का स्टॉक अवेलेबल होगा। ठीक है जी, और वही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था, और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर, सो अब यहाँ पे सर ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हैं, और इसी के साथ हमारी ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर, सो यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जाम्पल तो बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ना एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट सर समराइज़ करके दे देता हूँ। ये सर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है, तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, ये एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट सर समराइज़ करके दे देता हूँ। ठीक है, सब परचेजेस रिटर्न हम परचेजेस में से माइनस करते हैं। परचेजेज इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट, सर हम यहाँ से परचेजेज में से माइनस करते हैं। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल, ये भी हम परचेजेज में से माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज़, ये भी हम परचेजेज में से माइनस करते हैं। इसके बाद परचेजेज डिड नॉट इंक्लूड 35,000 फॉर विच परचेज इनवॉइसेज हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लाई, ये सर हम परचेजेज में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम माइनस करते हैं, ये हम यहाँ पे ऐड करते हैं परचेजेस में। इसके बाद वेजिस इंक्लूड प्लांट इंस्टॉलेशन वेजी, ये सर हम वेजिस में से माइनस करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद मेरे पास है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न को सर हम यहाँ पे सेल्स में से माइनस करते हैं। इसके बाद सेल्स इंक्लूड 5,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच, ये भी हम सेल्स में से माइनस करते हैं। इसके बाद सेल्स इंक्लूड goods on approval basis amounting to rupees 75,000 and no approval has been received in respect of 1/3 of goods sold on approval। तो सर जिसका अप्रूवल नहीं आया उसको हम सेल्स में से माइनस करते हैं। बिल्कुल जी, अब और सुनो, उसको हम बाय साइड रिकॉर्ड भी करते हैं साथ में, बाय गुड्स विद कस्टमर्स करके सर कॉस्ट पे करते हैं। और इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो सर हमारे पास आ गया ये सेल प्राइस, इसमें से यहाँ पे क्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाती है कॉस्ट, और यहाँ पे हम इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ये चीज़ याद रखना। ठीक है जी, इसका दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो यहाँ पे सेल्स में से हम माइनस करते हैं, इसके बाद इसको बाय साइड बाय गुड्स विद कस्टमर्स करके यहाँ पे कॉस्ट पे लिखते हैं। सर ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, सर हम उसको कॉस्ट पे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद है मेरे पास गुड्स सेंड टू कंसाइनी लाइक अनसोल्ड विद देम, इसको हम बाय साइड लिखते हैं बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी करके सर कॉस्ट पे। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सभी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल समराइज़ करके दे दिया कि सर यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारी ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है। इसका जो मैंने आपको समराइज़ करके दिया ना ट्रीटमेंट, ये बिल्कुल याद रखना, ये हमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो लॉजिक्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सर कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसके लॉजिक्स क्या है, हम यहाँ पे प्लस माइनस कैसे करते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। लेकिन अब मैंने आपको जो इसका ट्रीटमेंट, इन सभी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल समराइज़ करके दिया है, वो याद रखना, ये हमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है, और यहाँ पे हमारी ये अब एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर, सो यहाँ पे सर हमारी ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है, ये तो हमने अच्छे से समझ ली। अब ना मैं आपको यहाँ पे अल्टीमेट चीज़ें बताऊँगा जहाँ से ना आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, इसको अच्छे से सुनना। ठीक है सर, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि सर मेरी यहाँ पे डेट ऑफ फायर क्या है, द आंसर इज 31 जुलाई 17, ये तो सर सिंपल है। मैं कह रहा हूँ मेरी यहाँ पे लोकेशन ऑफ फायर क्या है, सर फैक्ट्री, मैंने आपको बताया कि मेरी फैक्ट्री में 31 जुलाई 17 को सर आग लगी है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है।
अब ना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूँ सर मेरा स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर सर कितना है, ध्यान से 51,000। बिल्कुल जी, ये 51,000 का, क्योंकि बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस फिगर निकल के आता है वही होता है हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। ठीक है जी, 51,000 यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरा फैक्ट्री में ये 51,000 का स्टॉक अवेलेबल होगा। बिल्कुल जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़ तो ये, मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर सर कितना है, 51,000। इसमें कोई दिक्कत से कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी यहाँ पे बात बहुत ध्यान से सुनना सर, दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ मेरा सर डेट ऑफ फायर यानी कि 31 जुलाई 17 को मेरा कितना स्टॉक अवेलेबल था, दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा कि सर लोकेशन ऑफ फायर पे कितना था, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि 31 जुलाई 17 को मेरा स्टॉक कितना अवेलेबल था। द आंसर इज सर 51,000। ये मेरा फैक्ट्री में था, ये मेरा सर कंसाइनी के पास पड़ा था, ये कस्टमर्स के पास पड़ा था, तो ये है तो मेरा ही स्टॉक ना, जो कस्टमर्स के पास पड़ा है और कंसाइनी के पास पड़ा है और फैक्ट्री में ये सारा का सारा मेरा स्टॉक है। तो 31 जुलाई 17 को यानी कि डेट ऑफ फायर को मेरा सर 81,000 का स्टॉक अवेलेबल था। बहुत ध्यान से सुनना सर, मेरा स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर यानी कि 31 जुलाई 17 एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर यानी कि फैक्ट्री में सर कितना है, 51,000। बिल्कुल जी। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा स्टॉक सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर यानी कि सर 31 जुलाई 17 को मेरा स्टॉक कितना अवेलेबल है, 51,000 का फैक्ट्री में है, ये सर 10,000 का कंसाइनी के पास है, ये कस्टमर्स के पास है 20,000 का, ये भी तो मेरा स्टॉक है जो कस्टमर और कंसाइनी के पास पड़ा है। तो मेरा सर 81,000 का स्टॉक अवेलेबल है ऑन द डेट ऑफ फायर यानी कि 31 जुलाई 17 को। अब सर थर्ड क्वेश्चन, फायर से कौन सा स्टॉक इफेक्ट होगा, ये वाला 51,000 या सर 81,000? द आंसर इज 51,000। क्यों सर? बिकॉज फायर तो फैक्ट्री में लगी है ना, तो मेरी लोकेशन ऑफ फायर क्या है, फैक्ट्री। तो जो फैक्ट्री में स्टॉक अवेलेबल होगा 51,000 वो ही फायर से इफेक्ट होगा। क्लियर है? द आंसर इज 51,000। ठीक है जी, ये है अल्टीमेट चीज़ें। अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ सर 31 जुलाई 17 को मेरा स्टॉक कितना अवेलेबल है, 81,000, यानी कि स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर यानी कि 31 जुलाई 17 को 81,000 है। बिल्कुल जी। मेरा स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कितना है, 51,000। बिल्कुल जी। तो फायर से कौन सा इफेक्ट होगा, जो कि सर स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर होगा, यानी कि 31 जुलाई 17 को जो मेरा फैक्ट्री में अवेलेबल होगा वो ही फायर से इफेक्ट होगा, क्योंकि आग सर मेरी फैक्ट्री में लगी है। अगर आग मेरी फैक्ट्री में लगी है तो जो स्टॉक मेरा अवेलेबल होगा सर फैक्ट्री में वो ही फायर से इफेक्ट होगा। जो कंसाइनी के पास या जो कस्टमर्स के पास पड़ा होगा वो थोड़ी ना फायर से इफेक्ट होगा, क्योंकि आग ही मेरी फैक्ट्री में लगी है। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये चीज़ें याद रखना। आई होप अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल तो सर बिल्कुल कंप्लीट है, मैंने आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दिया। ठीक है सर। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल। तो मेरे साथ साथ अब आप ये एग्जांपल सर लिखना स्टार्ट करें। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जांपल है क्या। यहाँ पे मेरा करंट ईयर है सर 17-18 और 31 जुलाई 17 को सर मेरी फैक्ट्री में आग लगी है। और हमने यहाँ पे करना क्या है सर, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, यानी कि सर 31 जुलाई 17 को मेरा फैक्ट्री में कितना स्टॉक अवेलेबल था, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पे जो हमारे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर निकल के आएगा वही होगा हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए मैं सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करूँगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर। तो यहाँ से लेकर 14-17 से लेकर 31 जुलाई 17 तक का मैं यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करूँगा विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। ये सारी गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पर जो मेरे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर निकल जाएगा वही होगा सर मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। क्लियर है? तो ये रहा सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 14-17 टू 31 जुलाई 17। ठीक है जी, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर। ठीक है जी। और मेरे पास यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन मेरे पास ना पिछले साल की इंफॉर्मेशन गिवन है। ये देखो सर 14-16 से लेकर 31 जुलाई 17। ठीक है जी। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही मेरे पास यहाँ पे 14-17 पे ओपनिंग स्टॉक होगा।
ठीक है जी। टू ओपनिंग स्टॉक मेरे पास आ गया ये 30,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ आयर तक की परचेजेज और सेल्स गिवन है, और यही मुझे चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ आयर तक का ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये परचेजेज है, ये सेल है, ये 2 परचेजेज मैंने यहाँ पे लिखा, बाय सेल मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो जीपी रेशो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जीपी रेशो मिसिंग है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले जीपी रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर मैं जीपी रेशो कैलकुलेट कैसे करूँगा, देखो मुझे ना ये पिछले साल की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मैं पिछले साल का यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता हूँ। इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे जीपी रेशो इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये देखो सर कैसे, ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ये मेरा पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट है। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, ये गिवन है मैंने, ये सर यहाँ पे लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद ये मुझे परचेजेज गिवन है, ये सेल गिवन है, मैंने यहाँ पे टू परचेजेज लिखा, बाय साइड सेल्स लिखा। इसके बाद मेरे पास बाय क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस फिगर निकला है सर कितना, 25,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पिछले साल की जीपी रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो कितनी आ जाएगी सर 25,000। ये देखो सर 25,000, यानी कि ये कैलकुलेट कैसे होती है सर, जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, बिल्कुल। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कितने 25,000, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सेल कितनी है मेरे पास यहाँ पे 1,25,000 इंटू 100 करूँगा, मेरे पास आ गया 20%। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 20% मेरी आ गई यहाँ पे जीपी रेशो, ठीक है। तो मेरे पास जीपी रेशो आ चुकी है, ये कितनी आ गई सर 20% ऑन सेल्स। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली पिछले साल की इंफॉर्मेशन की हेल्प से, ठीक है जी, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना के, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज लिख लिया सर, सेल्स लिख लिया। अब मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जीपी रेशियो आ गई सर 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितनी है 80,000, 80,000 का 20% करूँगा, आ गया 16,000, 16,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ गया सर, परचेजेज आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल आ गया। अब मेरे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक सर बैलेंस फिगर निकल के आ गया जो कि है 36,000। तो यही होगा मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ हायर, यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरा फैक्ट्री में ये 36,000 का स्टॉक अवेलेबल होगा। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल सर बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ हायर कैलकुलेट कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल। तो सर मेरे साथ साथ ये एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जांपल है क्या। तो यहाँ पे सर मेरा करंट ईयर है 17-18, ठीक है जी। और यहाँ पे 31 जुलाई 17 को सर मेरी फैक्ट्री में आग लगी है, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरा फैक्ट्री में कितना स्टॉक अवेलेबल था, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पर जो मेरे पास बाय साइड क्लोजिंग और बैलेंस फिगर निकल के आएगा, वही होगा मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, ठीक है जी। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करूंगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, यानी कि 1/4/17 से लेकर सर 31 जुलाई 17 तक विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। ये मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पे जो मेरे पास बाय साइड क्लोजिंग और बैलेंस फिगर निकल जाएगा, वही होगा सर मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये रहा सर मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/4/17 टू 31 जुलाई 17, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है जी। मेरे पास यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक गिवन है 9,000, और यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है स्टॉक एट बिगिनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट, ठीक है जी। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक मेरा एक्यूरेट अमाउंट पे नहीं है, तो इसको एक्यूरेट अमाउंट पे लेके आना पड़ेगा। तो ये देखो सर, ये मेरे पास है स्टॉक एट बिगिनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक अपने आप में 90% है, क्योंकि यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया 10% लेस देन कॉस्ट, तो ये अपने आप में 90% है। तो अगर मैं 9,000 को 90% से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ गया 10,000। तो ये आ गई इसकी एक्यूरेट अमाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक था 10,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूरेट अमाउंट पे हम अपनी स्टॉक को लेके आ गए। इसके बाद सर यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, और मुझे इसी पीरियड की चाहिए, क्योंकि मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इसी पीरियड का प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो मुझे इसी पीरियड की चाहिए, और यहाँ पे परचेजेज और सेल की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये मेरे पास एक्यूरेट अमाउंट से होंगी। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा सर टू परचेजेस बाय साइड आ गया सेल्स, ठीक है। इसके बाद जीपी रेशो यहाँ पे गिवन है 20% ऑन सेल। तो अगर मैं 1 लाख का 20% करूँ, मेरे पास आ गया 20,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर 20,000। तो मेरे पास टू ओपनिंग स्टॉक आ गया सर, परचेजेस आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल आ गया। तो मेरे पास बाय साइड क्लोजिंग तो बैलेंस फिगर निकला है सर 50,000। यही मेरा होगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरा फैक्ट्री में ये 50,000 का स्टॉक अवेलेबल होगा। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था, और यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर।
सो यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल तो बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको अच्छे से सुनना। ठीक है सर, यहाँ पे ना मेरा ओपनिंग स्टॉक एक्यूरेट अमाउंट पे नहीं था और इसको हम एक्यूरेट अमाउंट पे सर लेके आए थे। बिल्कुल जी। अब मेरी बात यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना सर, ओपनिंग स्टॉक का ना एक्यूरेट अमाउंट उसकी कॉस्ट ही होता है। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक का एक्यूरेट अमाउंट इसकी कॉस्ट ही होता है। अगर मैं कहूँ मेरा ओपनिंग स्टॉक एक्यूरेट अमाउंट पे नहीं है, ठीक है जी, मैंने इसको एक्यूरेट अमाउंट पे लेके आना है तो भी ठीक है। अगर मैं कहूँ सर मेरा ओपनिंग स्टॉक एक्यूरेट अमाउंट पे नहीं है, मैंने इसको सर कॉस्ट पे लेके आना है तो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की एक्यूरेट अमाउंट उसकी कॉस्ट ही होती है। क्लियर है? तो ये वाली चीज़ यहाँ पे याद रखना। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। मैंने आपको जो याद रखने के लिए कहा वो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना। ठीक है सर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल। तो मेरे साथ साथ ये एग्जांपल आप लिखना स्टार्ट करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जांपल है क्या। तो यहाँ पे सर मेरा करंट ईयर है 17-18 और यहाँ पे 31 जुलाई 17 को सर मेरी फैक्ट्री में आग लगी है और हमने यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करना है। यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरा फैक्ट्री में कितना स्टॉक अवेलेबल था ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर तक। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। ये मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पे जो मेरे पास बाई साइड क्लोजिंग ऑफ बैलेंस फिगर निकल के आएगा वही होगा सर मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो हमें गिवन है इसको बहुत अच्छे से समझना, ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है सर। सो यहाँ पे सर देखो हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इसके बाद ये यहाँ पे रीड करो ये जो लिखा हुआ है, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 17। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ये ना लास्ट ईयर यानी कि 16-17, ठीक है जी, 16-17 के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर रहा है। ठीक है जी, दोबारा रीड करो, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 17। यानी कि ये लास्ट ईयर 16-17, लास्ट ईयर हमारा कौन सा है सर 16-17, मेरा करंट ईयर कौन सा है 17-18, तो लास्ट ईयर कौन सा हो गया 16-17। ठीक है जी, यानी कि लास्ट ईयर यानी कि 16-17 के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर रहा है। बिल्कुल जी। इसका मतलब ये सर करंट ईयर कौन सा है 17-18 के ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर रहा है। बिल्कुल जी, क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही तो मेरा करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये सर करंट ईयर 17-18 के ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रीड करो, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 17। ठीक है जी, ₹1150 हैड बीन रिटन ऑफ ऑन सर्टन स्टॉक विच वाज ए पुअर सेलिंग लाइन हैविंग द कॉस्ट 3450। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक, करंट ईयर सर 17-18 ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन टाइम हमने क्या किया, कुछ स्टॉक ऐसा था जो कि बिकता नहीं था। पुअर सेलिंग लाइन का मतलब ऐसा जो कि बिकता नहीं था यानी कि कम बिकता था। ठीक है, उसकी कॉस्ट थी 3450। ठीक है, हमने उसको 1150 से राइट ऑफ कर दिया, यानी कि सर उसकी वैल्यू यहाँ पे कम कर दी और 2300 पे हमने इसको वैल्यू कर दिया। पूरी चीज़ दोबारा बता रहा हूँ, अच्छे सुनना सर। करंट ईयर 17-18 के ओपनिंग स्टॉक के वैल्यूएशन करते टाइम कुछ स्टॉक ऐसा था जो कि बिकता नहीं था, उसकी कॉस्ट थी 3450। ठीक है जी, हमने उसको कम करके 1150 से कम करके सर 2300 पे वैल्यू कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो अब यहाँ पे मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 39,800। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 39,800 का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 37,500 की वैल्यू का स्टॉक ऐसा है जो कि एक्यूरेट अमाउंट पे है यानी कि कॉस्ट पे है। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक की एक्यूरेट अमाउंट क्या होती है, कॉस्ट होती है। तो 37,500 की वैल्यू का स्टॉक ऐसा है जो कि एक्यूरेट अमाउंट पे यानी कि कॉस्ट पे है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू बिल्कुल भी टच नहीं की है। ठीक है जी। इसके बाद 2300
इसकी वैल्यू का स्टॉक ऐसा है जो कि एक्यूरेट अमाउंट पे नहीं है, यानी कि कॉस्ट पे नहीं है। क्यों सर? बिकॉज हमने इसकी वैल्यू कम कर दी, इसकी वैल्यू हमने 1150 से कम कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सर एक्यूरेट अमाउंट पे लेके आएंगे। देखो ये तो एक्यूरेट अमाउंट पे, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम एक्यूरेट अमाउंट पे लेके आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जितने से वैल्यू यहाँ पे कम की है 1150 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको 3450 पे लेके आ चुके हैं। तो ये हमारी बिल्कुल सर एक्यूरेट अमाउंट है, यानी कि हम इसको अब एक्यूरेट अमाउंट पे लेके आ गए, यानी कि सर हम इसको कॉस्ट पे लेके आ गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक सर कितने का बन गया, अब मेरा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बन गया 3450 प्लस 37,500, यानी कि सर 40,950। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा ओपनिंग स्टॉक सर बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट पे आ गया, यानी कि सर कॉस्ट पे आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो अब हम यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं। सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/4/17 टू द 31 जुलाई 17, यानी कि फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हमारा इंस्टीट्यूट ये सर नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफ्रेंशिएट करके काम करता है। हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है जी। नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल। अब यहाँ पे देखो सर टू ओपनिंग स्टॉक, देखो ये जो है ओपनिंग स्टॉक, इसकी तो वैल्यू हमने टच भी नहीं की, तो ये मेरा बिल्कुल नॉर्मल स्टॉक है, इसको हमने नॉर्मल में लिख दिया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे कम की थी, तो ये हमने अब नॉर्मल में लिख दिया 3450, और टोटल यहाँ पे वही आ गया सर 40,950, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। देखो नॉर्मल में लिखा है चाहे एबनॉर्मल में लिखा है, लिखी हमने इन दोनों की एक्यूरेट अमाउंट्स है, यानी कि कॉस्ट पे ही इसको लिखा है। देखो 3450 ये भी इसकी कॉस्ट है, और ये 37,500 सर ये तो इसकी कॉस्ट है ही, नॉर्मल की कॉस्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने इसको कम कर दिया था, 2300 पे कंसीडर किया था, लेकिन ये इसकी एक्यूरेट अमाउंट नहीं है, यानी कि कॉस्ट पे नहीं है। तो हमने इसको जितने से रिड्यूस किया था वो यहाँ पे ऐड कर दिया, और हम इसको यहाँ पे एक्यूरेट अमाउंट पे यानी पे कॉस्ट पे लेके आ गए। लिखा यहाँ पे कॉस्ट पे ही है, लेकिन जिस स्टॉक को हमने यहाँ पे कम किया था यानी कि रिड्यूस किया था, वो उसको एबनॉर्मल के कॉलम में लिख दिया, दैट्स इट, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मेरे पास आ गया यहाँ पे टोटल, ठीक है। इसके बाद सर मेरे पास यहाँ पे परचेजेज और सेल, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये सारी चीज़ें गिवन है, और मुझे यही चाहिए क्योंकि मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ सर फ्रॉम द 1/4/17 टू 31 जुलाई 17। मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है और मुझे यही चाहिए। परचेजेज सर मेरे पास आ गया, ये परचेजेज बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे नॉर्मल में लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद सर सेल्स के ऊपर मेरे पास यहाँ पे वर्किंग करनी है। अब इसको यहाँ पे अच्छे से देखना, ठीक है सर। सो मेरे पास यहाँ पे सर टोटल सेल्स कितनी गिवन है, 1,15,600, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको रीड करो, ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स। सर दीज गुड्स कौन सी, जिस स्टॉक की अमाउंट यानी कि जिस स्टॉक की वैल्यू हमने यहाँ पे कम की है, रिड्यूस की है, ठीक है। ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन जून 2017 एट ए लॉस ऑफ ₹125 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹1725। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो 3450 की कॉस्ट की हमारे पास गुड्स हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, यानी कि कॉस्ट का स्टॉक है 3450 की कॉस्ट का स्टॉक हमने यहाँ पे रिड्यूस किया था, बिल्कुल जी। इसमें से 3450 से ये कह रहा है 1725 की कॉस्ट का स्टॉक हमने यहाँ पे 125 के लॉस पे सेल कर दिया, यानी कि हमने उसको 1600 पे सेल कर दिया। यही यहाँ पे कह रहा है, ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन जून 2017 एट ए लॉस ऑफ 125, ठीक है जी, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, जिसकी की ओरिजिनल कॉस्ट है 1725, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3450 जो गुड्स हमने यहाँ पे रिड्यूस किए उसकी टोटल कॉस्ट तो ये है, ठीक है जी, 3450, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 3450, ठीक है। इसमें से 1725 ये होगी मेरे पास पोर्शन ऑफ गुड्स, ठीक है जी। 1725 की कॉस्ट की गुड्स हमने यहाँ पे 125 के लॉस पे सेल कर दी, यानी कि 1600 पे सेल कर दी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार फिर से रीड करो, ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन जून 2017 एट ए लॉस ऑफ 125 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1725। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसको लॉस पे सेल किया है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे सेल्स में पक्का इंक्लूड होगा, बिकॉज ये तो हमारे पास टोटल सेल्स है, ठीक है जी, 1,15,600। तो ये मेरे पास 1,15,600 की जो सेल है, ठीक है, इसमें से
ये 1600 की सेल जो है मेरे पास ये लॉस पे है, तो बाकी जो बच गई मेरे पास 1,14,000 की सेल ये बिल्कुल सर नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट पे होगी, यानी कि ये नॉर्मल प्रॉफिट पे होगी, ये सब बिल्कुल 20% पे होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास सर यहाँ पे एबनॉर्मल सेल है जो कि मेरे पास लॉस पे है 1600 की, और ये जो 1,14,000 की सेल है ये बिल्कुल नॉर्मल सेल है जो कि मेरे पास नॉर्मल जीपी पे होगी। ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से डिफरेंशिएट करके लिखूंगा। देखो मेरे पास आ गया बाय सेल्स, नॉर्मल में आ गया 1,14,000, ठीक है जी, एबनॉर्मल में आ गया 1600, बिल्कुल टोटल मेरे पास आ गया 1,15,600, टोटल सेल मेरे पास यही है 1,15,600, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सेल लिख दिया, ठीक है जी। इसके बाद ये जो लॉस है 125 का, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय लॉस और एबनॉर्मल के कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर है हमारे पास लॉस। टोटल के कॉलम में आ गया सर 125, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो यहाँ पे सर हमने ये ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दिया, और सर ये सेल्स लिख दी, और यहाँ पे लॉस लिख दिया, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पे अच्छे से सुनना। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो, ये जो मेरे पास सेल्स है 1,14,000 की, ये बिल्कुल नॉर्मल सेल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसके ऊपर सर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न किया होगा, और हमारी जीपी रेशो है 20% ऑन सेल्स। अब मैं इसके ऊपर 20% लगाऊंगा, तो मेरे पास आएगा सर ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल के कॉलम में, ये बिल्कुल मेरा नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसलिए इसको नॉर्मल के कॉलम में लिख दिया, ठीक है जी। तो मेरे पास अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया सर, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल्स आ गया, लॉस आ गया। अब मेरे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट फिगर निकल आया, ये मेरे पास आ गया सर नॉर्मल में, ये आ गया एब नॉर्मल में, और ये आ गया टोटल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये जो नॉर्मल है इसमें तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एब नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एब नॉर्मल में अगर मैं कहूँ, ये इसने लिखा हुआ है द रिमाइंडर स्टॉक वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट, बिल्कुल जी। अब मेरे पास देखो 3450 की कॉस्ट का ये स्टॉक था, बिल्कुल जी। इसमें से ये तो हमने 1725 की कॉस्ट का स्टॉक तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया, बिल्कुल जी। तो 1725 का बचा हुआ है, और ये कह रहा है द रिमाइंडर स्टॉक वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट, और मेरे पास ये यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर निकल के आया है, वो भी यही निकल के आया है, ठीक है जी। और यही इसकी कॉस्ट है, बिल्कुल जी, 1725 यही इसकी कॉस्ट है। मेरे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस शीट फिगर निकल के आया है यही निकल के आया है, बिल्कुल जी। और यही इसकी कॉस्ट है, बिल्कुल। और ये कह भी रहा है द रिमाइंडर स्टॉक वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें जो हमारे पास रिमाइंडर स्टॉक बच के आएगा इसकी जो वर्थ है यही इसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही इसकी वर्थ है। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ, देखो जो बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट फिगर निकल गया है नॉर्मल के कॉलम में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मल में ये जो मेरे पास निकल के आया है, ठीक है जी, इतनी ही कॉस्ट का माल मेरे पास बचा हुआ है यहाँ पे। ये जो मेरे पास निकल के आया है सर, यही यहाँ पे बचा हुआ है अगर मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करूँ, ठीक है जी। यही यहाँ पे इतनी कॉस्ट का माल बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है द रिमाइंडर स्टॉक जो कि यहाँ पे बचा हुआ है 1725 वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट, इसकी जो वर्थ है वो भी ओरिजिनल कॉस्ट ही है, यानी कि 1725 ही इसकी वर्थ है। क्लियर है? ठीक है जी। तो यही मेरे पास यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर निकल के आ रहा है, यही इसकी कॉस्ट है, और इसकी कॉस्ट ही इसकी वर्थ है। यही यहाँ पे हमने कंसीडर करना था, बिकॉज यही इसकी वर्थ है, और ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट हो गया। तो ये कितना है सर, ये टोटल वाला जो है ना, ये टोटल वाला ये है मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरा फैक्ट्री में कितना स्टॉक अवेलेबल होगा, ये वाला सर 29,025। ये जो टोटल वाला है ये है मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, और यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था, और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो अब यहाँ पे सर हमारी ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है, और इसी के साथ हमारी ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है जी। अगर मैं आपको कहूँ ना, ये जो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट की है ये ओपनिंग स्टॉक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा टाइम लेके आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है जी। ये एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जाम्पल अब बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल तो बिल्कुल कंप्लीट है। तो मैंने आपको बताया कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस में नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम करते हैं, बिल्कुल जी। हमारा इंस्टीट्यूट इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही करता है, नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम करता है, और हम भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर नॉर्मल एबनॉर्मल में कब डिफरेंशिएट करके काम करना है और कब डिफरेंशिएट करके काम नहीं करना, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब मैं आपको ना कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ, इसको अच्छे सुनना, उसके अकॉर्डिंगली आप इजीली यहाँ पे पता कर पाओगे कि कब आपने नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम करना है और कब नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम नहीं करना,
ठीक है जी। अब ये ट्रिक्स को अच्छे से सुनना। सर पहली ट्रिक, अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की, अगर हमें क्वेश्चन में सर ओपनिंग स्टॉक के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है जी, तो हम नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम नहीं करेंगे, ठीक है जी, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक, अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है, ठीक है जी, साथ में ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि हमने उसको लॉस पे सेल किया है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है और साथ में ये भी गिवन है कि हमने उसको लॉस पे सेल किया है, तो हम पक्का पक्का नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम करेंगे, ठीक है जी। तीसरी ट्रिक, अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट गिवन है, ठीक है जी, लेकिन साथ में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने उसको लॉस पे सेल किया, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम नहीं करेंगे, जैसे कि हमने ये एग्जांपल में किया था। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट थी, लेकिन साथ में ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हमने इसको लॉस पे सेल किया है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम नहीं किया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनो, ये सर बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। पहली ट्रिक, अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट ही गिवन नहीं है, सर ओपनिंग स्टॉक के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम करेंगे ही नहीं, ठीक है जी। दूसरी ट्रिक, अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है, यानी कि सर ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट गिवन है और साथ में ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमने उसको लॉस पे सेल किया है, तो हम क्या करेंगे सर, उसको नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम करेंगे, ठीक है। तीसरी ट्रिक, अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है बट साथ में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने उसको लॉस पे सेल किया है, तो हम क्या करेंगे सर, नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम नहीं करेंगे। क्लियर है? ये तीनों ट्रिक से याद रखना, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारी ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो अब मैंने आपको सर ये वाली ट्रिक्स प्रोवाइड कर दी, जिसके अकॉर्डिंगली आप ये फाइंड आउट कर पाओ कि कब आपने नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम करना है और कब आपने नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम नहीं करना। मैंने आपको ये ट्रिक्स प्रोवाइड कर दी, ठीक है जी। अब मैं आपको ये ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगा कि जब आपको नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम करना पड़ जाए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने किया है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको ये ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगा, तो हम उस सिचुएशन को डील कैसे करते हैं, हम नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके सर काम करते कैसे हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल इजी हो जाए। अब मैं आपको ये ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगा। देखो, एक्सप्लेन तो मैंने आपको अच्छे से कर दिया सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगा जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके सर काम करना बिल्कुल ईजी हो जाए, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, अब मैं आपको इसके ऊपर ट्रिक्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है सर। अब मैं आपको सर यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करके काम करना चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी वर्किंग बिल्कुल इजी हो जाए, तो अब मैं आपको ना यहाँ पे ट्रिक दे रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनना। ये ट्रिक सर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे इस तरीके से, अगर हम ये ट्रिक लगा के काम करेंगे। क्लियर है? ठीक है जी। ट्रिक क्या है, अब मेरी बात यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। सर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की जो भी अमाउंट गिवन है, ओपनिंग स्टॉक की जो भी अमाउंट गिवन है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने एबनॉर्मल स्टॉक, जो हमारा सर एबनॉर्मल स्टॉक है, वो जितनी वैल्यू से हमने सर यहाँ पे राइट ऑफ किया है या मैं कहूँ सर रिड्यूस किया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1150 से ये राइट ऑफ किया है या मैं कहूँ सर रिड्यूस किया है, तो इसको ना आप ये ओपनिंग स्टॉक की जो अमाउंट गिवन है उसमें ऐड कर दो। कर दिया जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 40,950, और इसको फिर आप ओपनिंग स्टॉक के टोटल में कंसीडर कर लो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारा एबनॉर्मल स्टॉक है उसकी जो कॉस्ट है, जैसे कि यहाँ पे 3450 उसकी कॉस्ट है, तो आप उसको ओपनिंग स्टॉक के एबनॉर्मल में कंसीडर कर लो, ठीक है। इसके बाद सर ओपनिंग स्टॉक के नॉर्मल में ये जो टोटल है ना, ये टोटल में से एबनॉर्मल का यहाँ पे माइनस कर दो, टोटल की अमाउंट में से ये एबनॉर्मल की अमाउंट माइनस कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद आप ये काम कर दो, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे नॉर्मल भी आ गया, एबनॉर्मल भी आ गया और टोटल भी आ गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये चीज़ आ गई ना, इसके बाद सर क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाएगा, इसके बाद आप हैंडल कर लोगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप ये काम कर दो, ठीक है जी। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक सुन लो, बहुत अच्छी ट्रिक है ये सर, हमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से सुन लो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक की जो भी अमाउंट गिवन है, ठीक है, उसमें सर एबनॉर्मल स्टॉक हमने जितनी वैल्यू से रिड्यूस किया या हमें कौन सा राइट ऑफ किया है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर दो और उसको टोटल में कंसिडर कर लो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के टोटल में कंसिडर कर लो। इसके बाद एबनॉर्मल स्टॉक की
जो कॉस्ट है आप उसको सर एबनॉर्मल में कंसीडर कर लो, इसके बाद टोटल में से एबनॉर्मल माइनस कर दो और फिर जो अमाउंट आ जाएगी उसको नॉर्मल में कंसीडर कर लो ओपनिंग स्टॉक में ही, ठीक है। तो अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का नॉर्मल आ गया, एबनॉर्मल आ गया और टोटल आ गया, ठीक है। इसके बाद सर क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इजीली हैंडल कर लोगे। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना, इससे हमारे क्वेश्चन सर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे जिन क्वेश्चन में हमने नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफ्रेंशिएट करके काम करना हुआ। क्लियर है? तो ये ट्रिक यहाँ पे याद रखना, ठीक है सर। सो अब यहाँ पे सर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है ना, ये ट्रिक्स बिल्कुल याद रखना, ये ना हमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली और सर बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये ट्रिक्स आप याद रखना, ये सर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो हमने यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर तो सर कैलकुलेट करना अच्छे से सीख लिया हमने, काफ़ी सारी एग्जांपल की है और एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था कि क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। दूसरा स्टेप है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ लॉस और तीसरा स्टेप है हमारा पास कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, ठीक है जी। और स्टेप 1 के ऊपर तो सर हमने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर ली, ठीक है जी, यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करना तो अच्छे से सीख लिया, ठीक है। इसके बाद अब सर स्टेप 2 और स्टेप 3 के ऊपर भी हम वर्किंग करते हैं, यानी कि अब हम ये एग्जाम्पल करते हैं जहाँ पे हम तीनों स्टेप्स लगा के क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम ये तीनों स्टेप लगा के, ये सब तीनों स्टेप लगा के ये अल्टीमेटली क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है सर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल। तो मेरे साथ साथ अब आप ये एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जांपल है क्या। तो यहाँ पे सर मेरा करंट ईयर है 17-18, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 31 जुलाई 17 को मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगने के कारण मेरा स्टॉक जल गया। तो वो स्टॉक मैंने इंश्योर करवाया हुआ था, तो अब मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को उसके लिए क्लेम कितना फाइल करूँगा ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। पहले हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सर हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर, यानी कि 1 अप्रैल 17 टू 31 जुलाई 17 विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है और मेरे पास मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पर जो बाई साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर निकल के आएगा वही होगा मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप 1 लगाते हैं और अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम 1/4/17 टू 31 जुलाई 17, ठीक है जी। यहाँ पे देखो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर तक कि मुझे यहाँ पे परचेज दी सेल गिवन है और यही मुझे चाहिए क्योंकि मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इसी पीरियड का ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने सर यहाँ पे लिख दिया टू परचेजेस, यहाँ पे लिख दिया बाय सेल्स, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जीपी रेशो मुझे गिवन है 20% ऑन सेल्स, मैंने यहाँ पे लगाया सर ये देखो टू ग्रोस प्रॉफिट 5 लाख का लगाया 20%, मेरे पास आ गया 1 लाख। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दिया, ग्रोस प्रॉफिट लिख दिया, सेल लिख दिया, तो मेरे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर निकल के आ गया 1 लाख। तो ये होगा सर मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, यानी कि जिस दिन आग लगी है 31 जुलाई 17 को मेरा फैक्ट्री में 1 लाख का स्टॉक अवेलेबल था। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट है। हमने यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है सर। सो अब हम लगाते हैं हमारा स्टेप 2 और हम यहाँ पे सर लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये रहा हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ लॉस, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक ये क्या है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, ये कितना सर 1 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब अज्यूम करो सर मेरा ना 25,000 का स्टॉक बच गया जो कि आग से जला ही नहीं है, जो कि फायर से जला ही नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सैल्वेज स्टॉक। तो इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, हमने ये माइनस कर दिया, क्यों सर, बिकॉज ये जला ही नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये बचाने के लिए, ये सर सैल्वेज स्टॉक बचाने के लिए मैंने 5,000 का खर्चा किया है, इसको बोलते हैं फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि सर ये स्टॉक बचाने के लिए मैंने एज्यूम करो फायर एक्सटिंग्विशर का खर्चा किया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे सर आप ऐड कर देंगे। और एज्यूम करो ये जो फायर फाइटिंग का एक्सपेंसेस है ये इंश्योरेंस कंपनी वाले ने एडमिट कर लिए, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें इसके ऊपर भी क्लेम देंगे अगर वो यहाँ पे एग्री कर जाए,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 1 लाख का स्टॉक अवेलेबल था, 25,000 का बच गया, वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। इसके बाद फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर का खर्चा मैंने आपको बताया, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अज्यूम करो इंश्योरेंस कंपनी वाले ने ये एडमिट कर लिया, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वाले एग्री कर गए कि हम आपको इसके ऊपर भी क्लेम देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे लॉस निकल के आ गया 80,000। अब इसको रीड करने की कोशिश करो। 1 लाख का मेरा स्टॉक अवेलेबल था जिस दिन आग लगी, यानी कि 31 जुलाई 17 को मेरा फैक्ट्री में 1 लाख का स्टॉक अवेलेबल था। ठीक है जी। इसके बाद 25,000 का बच गया जो कि जला ही नहीं है, तो ये तो मेरा लॉस है ही नहीं, क्योंकि ये तो सर जला ही नहीं है, ये तो मेरा लॉस ही नहीं है, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद इसको बचाने के लिए फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस हमने 5,000 का खर्चा किया, जो कि इंश्योरेंस कंपनी वाले, मैंने कहा कि अज्यूम करो जो कि इंश्योरेंस कंपनी वाले एग्री करके कि हम आपको इसके अकॉर्डिंगली क्लेम देंगे, बिल्कुल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मेरे पास लॉस आ गया यहाँ पे 80,000। क्लियर है। तो अब मेरे पास यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमने लॉस कैलकुलेट करना था और वो हमने यहाँ पे कर दिया, तो मेरा यहाँ पे लॉस कितना है 80,000। ठीक है सर। तो स्टेप 2 के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, हमने यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर लिया सर 80,000। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। तो मेरा यहाँ पे सर लॉस कितना है 80,000। ठीक है जी। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप और हमारा यहाँ पे क्लेम कैलकुलेट करते हैं। तो सर ये रहा हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। तो क्लेम कैलकुलेट कैसे होता है सर? क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो मेरा यहाँ पे सर लॉस कितना है 80,000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। इनटू पॉलिसी अमाउंट, अज्यूम करो मैंने ना 70,000 की पॉलिसी ली हुई है, तो इनटू कर दिया मैंने 70,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कितना है मेरा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। इसको कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया 50,000। तो ये है क्लेम जो कि हम इंश्योरेंस कंपनी वालों को फाइल करेंगे। ठीक है जी। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट, यानी कि जितने की हमने पॉलिसी ली हुई है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ हमारा कितना है, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी उतना क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी वालों को फाइल करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से क्लेम कैलकुलेट होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि क्लेम कैसे कैलकुलेट होता है। अब इसके पीछे सर लॉजिक क्या है, अब इसका सर लॉजिक क्या है ये कैलकुलेशन का, अब मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है जी। बहुत ही सिंपल है, बस मेरे साथ साथ रहना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है सर। मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कितना है 1 लाख, यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरा फैक्ट्री में 1 लाख का स्टॉक अवेलेबल था, बिकॉज मेरी डेट ऑफ फायर क्या है 31 जुलाई 17 और सर मेरी लोकेशन ऑफ फायर क्या है फैक्ट्री। बिल्कुल जी। तो 31 जुलाई 17 को मेरा सर फैक्ट्री में 1 लाख का स्टॉक अवेलेबल था, यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर मेरा कितना है 1 लाख। बिल्कुल जी। अब अज्यूम करो अगर ये 1 लाख का पूरा स्टॉक जल जाता सर, तो मेरा यहाँ पे लॉस कितना होता 1 लाख, पूरा का पूरा सर मेरा 1 लाख का लॉस होता। क्लियर है? ठीक है। अज्यूम करो अगर ये पूरा का पूरा स्टॉक सर जल जाता तो मेरा लॉस कितना होता 1 लाख का। ठीक है जी। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्लेम कितना फाइल करता सर डांस से, अगर मेरा लॉस 1 लाख का होता तो मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्लेम कितना फाइल करता 70,000। सर ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने पॉलिसी ही 70,000 की ली हुई है, तो मैं 70,000 से तो ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्लेम फाइल कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। अगर मेरा लॉस 1 लाख का होता तो मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को 70,000 का क्लेम फाइल करता। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अज्यूम करो अगर मेरा लॉस 1 रुपये का होता तो मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को कितना क्लेम फाइल करता 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है जी। अब मेरा लॉस कितना है सर 80,000 का, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को कितना क्लेम फाइल करूंगा? अब मेरा लॉस कितना है सर 80,000 का, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को कितना क्लेम फाइल करूंगा 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 80,000। यही हमने यहाँ पे किया। ये देखो सर 80,000 इंटू 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यही हमने यहाँ पे किया है। अगर मैं कहूँ ना ये कुछ भी नहीं है सर, ये सिंपली यूनिटरी मेथड है जो कि हम 3rd या 4th क्लास में स्टडी करते हैं। ये सिंपली जो हमने किया ये सर यूनिटरी मेथड है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे क्लेम कैलकुलेट होता है सर। कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट, यानी कि जितनी की हमने पॉलिसी ली हुई है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। इसको कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आती है वो होता है हमारा क्लेम, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी वालों को फाइल करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इसका सर लॉजिक भी बता दिया, और यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो यहाँ पे सर हमने एक क्लेम तो कैलकुलेट करना अच्छे से सीख लिया, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अब मेरी बात यहाँ पे अच्छे सुनना, मैं आपको ना 2 चीज़ें बताऊँगा, इसको अच्छे से सुनना। ठीक है जी। पहली चीज़ ये जो हमने किया सर क्लेम की कैलकुलेशन, ये क्या है, इसको ना एवरेज क्लॉज भी बोला जाता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज वर्ड भी लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है सर लॉस इंटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज भी लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब सर यही है लॉस इंटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक।
क्लियर है, ठीक है जी। एक तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी। अब सर दूसरी चीज़, इसको बहुत अच्छे से सुनना। अगर हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ एवरेज क्लॉज लगाने के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया सर इसको एवरेज क्लॉज भी बोला जाता है, तो एवरेज क्लॉज लगाने के बाद यानी कि ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर मेरे पास यहाँ पे क्लेम क्लेम सर लॉस के इक्वल आ जाता है या लॉस से कम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम क्लेम फाइल कर सकते हैं। अगर लॉस से बाई चांस ज़्यादा आ जाता है तो वो हम क्लेम फाइल कर नहीं सकते, फिर हम यहाँ पे क्लेम को लॉस के इक्वली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसको अच्छे से सुनना। मेरे पास यहाँ पे सर लॉस कितना है 80,000, बिल्कुल जी। अगर यहाँ पे एवरेज लॉस लगाने के बाद यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद अगर मेरे पास क्लेम यहाँ पे अज्यूम करो 80,000 आ जाता, 80,000 आया था, बिल्कुल जी, तो ये मैं क्लेम फाइल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरे यहाँ पे क्लेम लॉस के इक्वल है, मैं यहाँ पे क्लेम फाइल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में देखो ये एवरेज लॉस लगाने के बाद यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्लेम आया 56,000 यानी कि लॉस से कम है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे 56,000 का क्लेम फाइल कर सकता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी वालों को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बाई चांस ये एवरेज लॉस लगाने के बाद यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद अगर मेरे पास यहाँ पे क्लेम लॉस से ज़्यादा आ जाता है यानी कि एज्यूम करो 90,000 आ जाता, तो यहाँ पे ये 90,000 का क्लेम मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को फाइल नहीं कर सकता, फिर मुझे अपना क्लेम यहाँ पे लॉस के इक्वली रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि लॉस कितना 80,000, तो सर मैं इसको 80,000 के इक्वली रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, यानी कि मैं फिर क्लेम 80,000 का फाइल करूंगा। सर ऐसा क्यों? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अगर मेरा लॉस के इक्वली है, अगर मेरा क्लेम सर यहाँ पे लॉस के इक्वल आ जाता, मैं खुद कह रहा हूँ, क्यों मैं आपको अब इसका रीज़न बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनना। मैं खुद कह रहा हूँ कि सर मेरा लॉस है 80,000, मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरा लॉस 80,000 है, अगर मेरा क्लेम भी 80,000 आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को वो क्लेम फाइल कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मेरा लॉस यहाँ पे सर 80,000 है और मेरा क्लेम 56,000 जैसे कि लॉस से कम आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा लॉस तो 80,000 है लेकिन मैं क्लेम यहाँ पे 56,000 फाइल कर रहा हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बाई चांस अगर मेरा क्लेम 90,000 आ जाता, तो यहाँ पे मैं खुद कह रहा हूँ कि सर मेरा लॉस है 80,000, मैं खुद कह रहा हूँ कि सर मेरा लॉस है 80,000, तो क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को 90,000 का क्लेम फाइल कर सकता हूँ? आंसर इज नो, वो एग्री ही नहीं करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले कहेंगे आप खुद कह रहे हो कि आपका लॉस 80,000 है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी वालों को 90,000 का क्लेम फाइल कैसे कर सकते हो? इंश्योरेंस कंपनी वाले कहेंगे आप खुद कह रहे हो आपका लॉस 80,000 है और आप हमें क्लेम 90,000 का फाइल कर रहे हो, ऐसा सर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर बाई चांस हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद क्लेम लॉस से ज़्यादा आ जाए तो हम इसको लॉस के इक्वली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी कि हम फिर इसको 80,000 का क्लेम फाइल करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी वाले उसके लिए एग्री कर भी जाएंगे, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि हमारा लॉस 80,000 है। क्लियर है? तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, अगर हमारे पास ये कैलकुलेशन करने के बाद यानी कि एवरेज क्लॉज लगाने के बाद, ठीक है जी, अगर हमारा क्लेम लॉस के इक्वल आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लेम बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा क्लेम लॉस से कम आ जाता है कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लेम हम फाइल कर सकते हैं। अगर हमारा क्लेम लॉस से ज़्यादा आ जाता है तो दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, अपने क्लेम को लॉस के इक्वली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। बस ये चीज़ याद रखना। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैंने आपको यही बतानी थी और यहाँ पे हमारी ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो यहाँ पे हमारी ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, सारी चीज़ें एक बार रिपीट करके दे देता हूँ, इसको अच्छे से सुनना, ठीक है सर। तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं सर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं आपको यही बताता हूँ सर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं सर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पे जो हमारे पास बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर निकल के आता है, वही होता है हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। जैसे कि यहाँ पे सर मेरा बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर निकलेगा 1 लाख, तो यही है मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, यानी कि 31 जुलाई 17 को सर मेरा फैक्ट्री में 1 लाख का स्टॉक अवेलेबल था, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं सर, लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो सर ये रहा हमारे पास स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ लॉस, ठीक है। तो ये आ गया सर मेरे पास स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। ये वैल्यू ऑफ स्टॉक हमारा क्या होता है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर, ठीक है जी। इसमें हम सैलवेज स्टॉक माइनस करते हैं, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस जो कि इंश्योरेंस कंपनी वालों ने एग्री कर लिए वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है लॉस, ठीक है जी। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, लॉस कैलकुलेट करते हैं,
ठीक है। इसके बाद सर स्टेप नंबर 3 में हम क्लेम कैलकुलेट करते हैं, और वो क्लेम कैसे कैलकुलेट होता है ये देखो सर, यहाँ पे लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट, यानी कि जितनी की हमने पॉलिसी ली है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे क्लेम। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और ये जो क्लेम है ये हमारा लॉस के इक्वली हो सकता है सर, लॉस से कम भी हो सकता है, लेकिन सर लॉस से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप बाई चांस यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद क्लेम हमारा लॉस से ज़्यादा आ जाए, ठीक है जी, तो इसको हम लॉस के इक्वली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो ये है सारी की सारी चीज़ें। इस तरीके से हम यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको तीनों स्टेप्स अच्छे से करवा दिए, और यहाँ पे हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, और यहाँ पे ये वाली एग्जांपल भी हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो हमने यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक तो सर कैलकुलेट करना अच्छे से सीख लिया। ठीक है जी। अब इसके जो क्वेश्चन है ना वो हम सर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हम आज का लेक्चर एंड करते हैं, इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर है? ठीक है जी। तो अब हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है सर।